बाहर कोई है तो बुला ले। नहीं सकती, मीडिया के अंदर या अखबारों के अंदर ही आया था, उसका नोटिस आएगा, उसको लीगली चैलेंज भी करेंगे। लेकिन जितना एक मुझे समझ आया कि HKRN के माध्यम से जो सरकार ये भर्तियां करना चाहती है, ये बैकडोर एंट्रीज है। कोई और सवाल कोई लेना चाहे? थैंक यू आप सभी का। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ CET और TGT की जो भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, जो लगातार इन भर्तियों के अंदर जो खामियां हैं, सरकार की तरफ से जो ये भर्तियां नहीं पूरी की जा रही, उसको लेकर लगातार जो संघर्ष कर रही हैं, उनके जो टीम लीडर्स हैं आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि हरियाणा की CET और TGT भर्ती 2019 से CET का नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज लगभग 2023 खत्म होने को आ गया। 4 साल के अंदर एक भी हरियाणा के नौजवान को सरकारी नौकरी CET के माध्यम से नहीं मिल पाई। हरियाणा सरकार चाहे जितने बड़े वादे करे, मैं आज आपके माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी को यह चैलेंज करता हूं कि वे लोगों के सामने आकर जवाब दें कि 4 साल में CET के माध्यम से अगर एक भी हरियाणा के नौजवान को नौकरी मिली हो, तो ये मैं मनोहर लाल खट्टर जी से चैलेंज करता हूं। और उसके अलावा जो TGT, अभी कल ही हमने हरियाणा की विधानसभा में देखा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों की मूलभूत सुविधाएं और जो शिक्षा का स्तर है उसको लेकर लगातार विधानसभा में बहस हुई। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अभाव की वजह से लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। 2015 में TGT की लास्ट भर्ती आई थी, आज 8 साल हो चुके हैं। 8 साल के अंदर एक भी नई भर्ती TGT की ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। जहां एक तरफ भर्ती पूरी ना होने से प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती ना होने से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। CET और TGT के ये अभ्यर्थी जो हमारे साथ बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि 7 नवंबर से ये साथी पंचकुला के अंदर सेक्टर 5 के धरना ग्राउंड पे धरनारत हैं। आज 41वां दिन है इनके धरने का। और कल क्योंकि विधानसभा का सेशन था, जब इन लोगों ने हरियाणा के भाजपा के जजपा के प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक मंत्री को अपनी जायज मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं खदरी साहब, उनको ये लोग मिलकर आए और CM हाउस में CM के OSD को भी इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों के बारे में बताया। लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब जब इन्हें नहीं मिला, तो इन लोगों ने फैसला लिया
कि हम हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी आवाज उठाने के लिए हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। कल इन साथियों ने और हरियाणा के सैकड़ों नौजवानों ने, हमारी माताएं, कई बहनें ऐसी थी जो अकेले नहीं आ सकती थी, उनकी माताएं उनके साथ आई। हमारे भाइयों ने, बहनों ने कल जब पंचकुला सेक्टर 5 के धरना ग्राउंड में विधानसभा घेराव के लिए एकत्रित हुए और वहां से जब इन लोगों ने कूच किया, तो मैं ये भी आरोप हरियाणा सरकार और वहां की पुलिस के ऊपर लगाना चाहूंगा कि इनको जबरन, जब इन्होंने ये कहा कि हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इन्हें जबरन वहां धरना ग्राउंड से उठाकर बसों में भरकर और नारायणगढ़, अंबाड़ा जो है इनको छोड़ के आए और अंबाड़ा इनको सड़क पर तारकर हरियाणा पुलिस की बस वापस चलेगी। तो ऐसा रवैया आज हरियाणा के अंदर ये सरकार नौजवानों के साथ अपना रही है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का रवैया कल हरियाणा पुलिस ने इन युवक युवतियों के साथ अपनाया वो निंदाजनक है। कल जब हाईवे के ऊपर इनको हरियाणा पुलिस की बसें छोड़ के आई तो ये साथी अपने कन्वेंस से जो है अपने अपने घरों में पहुंचे हैं। मैं अब आपके सामने हरियाणा सरकार के कुछ दावों की भी पोल खोलना चाहूंगा। भोपाल सिंह खत्री जी ने मीडिया के अंदर अभी एक इंटरव्यू दिया कुछ समय पहले और उन्होंने ये कहा कि हम 31 दिसंबर से पहले हरियाणा के अंदर 60,000 जो भर्तियां हैं उनको हम पूरा करेंगे। इन 60,000 भर्तियों में कौन कौन सी भर्तियां हैं? इसमें सीईटी सी की है, ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां, इसमें ग्रुप डी की हैं लगभग 13,500 भर्तियां, इसमें टीजीटी की हैं 7471 भर्तियां, इसमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की हैं 6,000 भर्तियां और इसी प्रकार से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की कुछ भर्तियां हैं। ये सब भर्तियां हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने और भोपाल सिंह खत्री जी ने ये संकल्प लिया था। मैं उनका वीडियो हमारे पास है, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट का वीडियो हम आपको प्ले करके दिखाएं। भोपाल सिंह खत्री का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जिन्होंने ये दावा किया था कि इस साल के अंत तक हम ये 60,000 भर्तियां पूरी करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो वीडियो हम आपको दिखाएं। भोपाल सिंह खत्री जी कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है और विकल्प नहीं है। 31 दिसंबर तक 2023 तक हम लोग 60,000 भर्तियां पूरी करेंगे, जबकि इनमें से एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो पूरी होने की कगार पे खड़ी हो। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी प्रेस वार्ता करके ये बात करी। हमने उनका एक क्लिप लिया है बीच का, जो मैं चाहूंगा कि आपको सुनाया जाए कि मुख्यमंत्री जी इस क्लिप के अंदर इन भर्तियों को इस साल के अंदर पूरे करने की बात कह रहे हैं। इसमें प्ले कर दे, फोन में चाह, वो तो उधर से प्ले कर दे, इसको यहां से कर दे। दोबारा प्ले कर दो। ये 60,000 भर्तियां मुख्यमंत्री भी इस साल के अंदर पूरा करने की बात कर रहे हैं। हमारा सीधा सा सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तक है। ये अखबार की कटिंग है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये अखबार की कटिंग है जिसमें प्रदेश का मुखिया अगर कोई बात कह रहा है, लोगों का विश्वास होता है प्रदेश की मुख्यमंत्री की कोई कही बात पर।
HSSC का चेयरमैन अगर कोई बात कह रहा है कि हम दिसंबर के अंत तक संकल्प लेते हैं कि हम ये सारी भर्तियां पूरी करेंगे, हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि 60,000 भर्तियां तो दूर है पूरी करने की बात, आपने इसमें से 60 भर्तियां भी 60, मैं चैलेंज करता हूं 60 भर्तियां भी सरकार ने इसके अंदर पूरी नहीं करी। ये अभ्यर्थी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनके जब इन्होंने दर दर की ठोकरें खा ली, जब ये हर MLA के पास जाकर अपनी बात कहकर आए, जब ये CM हाउस में घुमाए, जब ये HSSC के दफ्तरों में घुमाए, तो हताश होकर, निराश होकर आज ये लोग यहां आपके समक्ष अपनी मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने के लिए बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि ये लोग अपने खुद से ये CET के जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहित जी, और ये हमारे सुरेंद्र जी हैं, ये TGT के अभ्यर्थियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो खुद अपनी जो कहानी है TGT की और CET की, जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ और कहां पर ये पेंच अटका हुआ है, वो अपने आप से बताएंगे। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि सुरेंद्र जी अपनी बात रखें। मैं TGT अभ्यर्थी हूं और TGT को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके संघर्ष को आवाज दे रहा हूं पूरे हरियाणा के अंदर। नाम बता दो। मेरा नाम सुरेंद्र रावत है और मैं एक अभ्यर्थी हूं यहाँ पे। सुरेंद्र रावत। हाँ जी, बस। तो सर, हमारा जो नोटिफिकेशन आया था वो अक्टूबर में आया था। बाद में इस भर्ती को रीशेड्यूल किया गया, पोस्ट सेम थी। बाद में फिर फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और हमारी जो वैकेंसी थी 7471 थी। उसके बाद सारी प्रोसेस होती हैं और DV हो जाता है हमारा। उस टाइम खदरी जी बयान देते हैं, मेरे पास अखबार की कटिंग है और जो मेरा संघर्ष है वो मैं बताऊंगा इसके लिए। 30 जून को उन्होंने वादा किया था कि हम आपको सरकारी स्कूलों में भेज देंगे। प्राइवेट स्कूल के अंदर जो प्रोसेस होती है टीचर की, वो अप्रैल महीने में होती है। तो बच्चों ने इस आश्वासन में स्कूल ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद इस भर्ती पर केस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में खदरी जी कहते हैं 15 सितंबर को हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या होता है, इस भर्ती पे कुछ कोर्ट केस लग जाते हैं और एक केस उभर के आता है एक्सपीरियंस वाला। प्राइवेट स्कूल का मतलब प्राइवेट स्कूल एक्सपीरियंस था। उसमें क्या था कि जिन बच्चों के कम नंबर थे, उन्होंने DV मतलब कट ऑफ आने के बाद देखा कि उनकी शायद नंबर नहीं बन रहे, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स थे। इसके बाद जो रिशेड्यूल किया गया उसमें एक चीज जोड़ी गई थी कि हम केवल हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल के जो एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर करेंगे और इस भर्ती पर कोर्ट केस हो जाता है। जहां तक हमारा संघर्ष है, इसके बाद 12 सितंबर को एक 2 डेट पहले मिल चुकी थी, बाद में 12 सितंबर आती है, फिर 19 अक्टूबर आती है, उसके बाद 20 नवंबर और आज जो है ना 18 दिसंबर को हमारी अगली नेक्स्ट डेट है। हम संवाद के हमेशा पक्षधर रहे हैं। सरकार का हर दरवाजा हमने खटखटाया। हमने मुख्यमंत्री के जनसंवाद में यमुनानगर बात की थी। हमारी सुमन बहन जो बहुत ही मजबूत स्तंभ है, उन्होंने बात रखी थी, उसकी मीडिया में क्लिप है। इसके अलावा पानीपत की हमारी मजबूत टीम है, उन्होंने भी बात कर रखी। CM साहब के दोनों जगह बयान थे AG को। इसके अलावा मेरे गांव वहीन में एक शहीद मनमोहन सिंह का प्रोग्राम था, वहां भी हमने बात करी। मुख्यमंत्री जी का सेम बयान था, हमने AG को बोल दिया है। AG को बोलने का मतलब है सीधा 1 महीने की तारीख मिलना। 30 जून को बोला था, 15 सितंबर आ गई और अब दिसंबर है। भर्ती आई थी 22 में, 23 खत्म होने को है 24। राजनीतिक जो नियुक्तियां होती हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उनका एक अपॉइंटमेंट टाइम होता है, उसका प्रोसेस होता है। इस भर्ती का कोई प्रोसेस नहीं है। सरकार के हमने सारे दरवाजे खटखटाए, जनसंवाद में हमने बात रखी, CM विंडो को हमने एप्लीकेशन लगाई। इसके बाद कमेटी ने तय किया 22 जिलों के DC को ज्ञापन देने का। वो हमने ज्ञापन दिया, उसकी अखबार में, हर अखबार में हमने कटिंग लगाई। यहाँ भी बात नहीं बनी। फिर विद्यार्थियों ने सोचा, इससे पहले हम 2 गैदरिंग कर चुके थे, गोपाल सिंह खदरी जी के साथ मीटिंग भी कर चुके थे। पहली वाली मीटिंग हमने कहा कि सर आप हमारे पक्ष को ढंग से नहीं रख पा रहे हो, सरकार वकील सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट वकील करते हैं। बाद में फिर नेक्स्ट डेट मिलती है,
नेक्स्ट डेट मिलने के बाद अभ्यर्थी परेशान होते हैं, सारे फिर पंचकुला की तरफ रुख करते हैं, लगभग 300 बच्चे फिर आते हैं। खत्री जी बोलते हैं कि आपको थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। इसके अलावा 2-3 हमने और मुलाकात करी, उसमें भी यही था कि आपको थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा। अभी हम कुछ दिन पहले जो हमारे केस को देख रही हैं सुरती जैन जी, हाई कोर्ट में अभ्यर्थी गए और पूछा कि क्या चल क्या रहा वास्तव में, क्या मैं थर्ड पार्टी बनना चाहिए? वकील का ये जवाब था, थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलने का काफी बार प्रयास किया गया बट नहीं हो पाया। दिवाली से पहले हमारी टीम सीएम आवास जाती है दिवाली की शुभकामना देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। वहां आश्वासन दिया जाता है कि मैंने एजी को बोल दिया है, वकील को फोन करा दिए, आपको अगली डेट नहीं मिलेगी, अब है सॉल्यूशन हो चुका होगा। बात वही भी नहीं बनी। इसके अलावा हमारी लगभग 300 बच्चों की जो गैदरिंग थी गुड़गांव में, जो एसडी जवाहर यादव जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि दिसंबर तक हम भर्ती पूरी कर चुके होंगे। दिवाली से पहले हम मिले थे, हमने कहा था सर दिवाली का तोहफा दे दो। उनका एक बयान था, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो गवर्नमेंट है वो त्योहारों के आधार पे नौकरी नहीं देती है, एक प्रोसेस होता है। तो मैं प्रोसेस की बात यहाँ पे करने आया। बाद में हम महाजन से मिल लिए, वकील से मिल लिए और जितने भी आपके ओएसडी हैं उनसे हम मिल लिए, अग्रवाल जी से मिल लिए, भूपेश्वर दयाल जी से मिल लिए। इसके अलावा हम निर्दलीय विधायकों से मिले, जेजीपी के विधायकों से हम मिले और मेरे खुद के अपने विधायक हतीम विधानसभा प्रवीण डागर जी, जिनको मैंने कभी वोट दिया था, जिनके लिए संघर्ष भी हमने किया था, हमारी टीम ने बोला कि सर आप आइए धर्मस्थल पे, हमारी स्थिति देखिए। वो नहीं आए। मेरे पास वो सारी क्लिप है, मैं उनको ज्ञापन देकर आया था। 25 विधायकों ने ज्ञापन दिए, 10 सांसदों को मैंने ज्ञापन दिए। अखबारों में लगातार हमारी आवाज उठती रही और जब हम हर जगह थक हार के बैठ गए। इसके अलावा हम खुल्लर जी से भी मिले, लगभग 17 बार हम मिल चुके हैं। हमारी टीम के चेहरों को वो जानते हैं और जिस दिन उनकी पत्नी की शपथ थी एचपीसी मेंबर की, उस दिन हम गए थे। हमारे हाथ में गुलदस्ते नहीं थे, शिकायत थी हमारी, शिकायत ले ली गई बट हमें अंदर नहीं आने दिया। हम संवाद का हमेशा से पक्षधर रहे हैं, बात रखना चाहते हैं। जब इन सारी चीज़ों से फेडअप हो गए, बाद में हमने तय किया हरियाणा सरकार की जो सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसमें तक हम बात पहुंचाएंगे। 15 दिसंबर को सत्र चालू था, विधानसभा घेराव था, उसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखवाया था, प्रशासन को बताया कि हम ये करने वाले हैं। बहुत बड़ा जनसमूह देखने को मिला और बच्चों की एक ही मांग थी कि हम बात करना चाहते हैं। प्रशासन डीसी से बात करना चाहता था बट हम 22 जिलों के डीसी से मिल चुके थे। हमारा संवाद सीएम साहब के साथ होना तय था, आज भी है और हमेशा से ही रहेगा। हम सीएम साहब से ही बात रखना चाहते हैं अपनी, और जितना भी होगा उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। आगे की जो रूपरेखा है वो हमने तय करी है। कल जो हुआ हमारे साथ वो बहुत गलत हुआ। 9 साल की बच्ची ने गिरफ्तारी दी। 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची ने, 9 साल की बच्ची को गिरफ्तार क्योंकि किया गया। कई ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ उनके बच्चे आए हुए थे, कई ऐसी महिलाएं थी जिनके घर में से कोई बुजुर्ग आया हुआ था। हरियाणा पुलिस की बस में 9 साल की बच्ची ने गिरफ्तारी दी। किस लिए दी? कि मेरी माता की, मेरी मम्मी की भर्ती ये सरकार जल्द पूरी करे। आज ये दिन हरियाणा के अंदर लोगों को देखने को मिल रहे हैं जब 9-9 साल के बच्चे हरियाणा पुलिस की बस के अंदर गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है। 3 बजे सुबह कई हमारी बहनें हैं 3 बजे सुबह अपने घर से महेंद्रगढ़ से निकली हुई थी। कोई महेंद्रगढ़ से आया, कोई मेवात से आया, हरियाणा के हर जिले से ये लोग आए। और इतिहास में पहली बार हुआ होगा हरियाणा के अंदर कि छोटे छोटे बच्चों ने, बुजुर्गों ने, 80-80 साल के, 75-75 साल के बुजुर्ग जो उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने इस भर्ती को लेकर गिरफ्तारी दी। तो ये बड़ा सोचने का विषय है। ये तो थी टीजीटी की बात। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई मोहित से कि ये सीटी के ऊपर अपनी बात रखें। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोहित है। मैं सीईटी ग्रुप सी का और डी का दोनों का अभ्यर्थी भी हूं और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी हूं। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2021 में सीईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। इस पॉलिसी का मकसद एक ही था, ग्रुप सी और डी की
जो भर्ती पहले इरेगुलर तरीके से अलग अलग रिक्रूटमेंट के थ्रू होती थी, इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में ग्रुप सी की और ग्रुप डी की एक ही छाते के नीचे और एक ही नियम कायदे के अनुसार भर्ती होनी थी। मकसद तो प्रक्रिया को सिंपल और आसान बनाना था, सरल बनाना था, लेकिन उसके विपरीत प्रक्रिया इतनी पेचीदा हो गई है कि परी का एग्ज़ाम ग्रुप सी के लिए लेते लेते 2 साल लग गए। नवंबर 2022 में परी का एग्ज़ाम हुआ ग्रुप सी के लिए, और उसके बाद ग्रुप सी के मेंस की प्रक्रिया स्टार्ट होने में भी बहुत समय लग गए, लगभग 1 साल का समय लग गया। 5 और 6 अगस्त 2023 को ग्रुप सी के 2 जो ग्रुप्स थे, क्योंकि ग्रुप सी की जो 32,000 पोस्टें थी वो क्वालिफिकेशन के बेस पे आयोग ने 63 ग्रुप में बांट दी थी। तो उन ग्रुपों में से 2 ग्रुप 56 और 57 की एग्ज़ाम की मेंस की प्रक्रिया 5 और 6 अगस्त 2023 को शेड्यूल करी गई, जिसके बाद 4 अगस्त को माननीय कोर्ट की सिंगल बेंच ने वो कट ऑफ कवैस कर दी थी। उसके बाद सरकार डबल बेंच में चली गई और इंतरिम रिलीफ के थ्रू उन दोनों ग्रुपों की एग्ज़ाम की प्रक्रिया समाप्त करी गई 6 और 7 अगस्त को। उसके बाद अब लगातार 4 तारीखें कोर्ट की जाया हो चुकी हैं। 4 अगस्त की तारीख के बाद में 3 सितंबर और 1 अक्टूबर की तारीख लगी। दोनों तारीखों में ना तो सर्विसेज कंप्लीट करी गई, और जो सरकारी वकील थे वो कोर्ट में अपीयर होके केवल एक बात बोल के कि हमने जो होमवर्क करना था वो अभी हमने पूरा नहीं किया है, अभी हमें और समय की मोहलत चाहिए, और नेक्स्ट डेट की डिमांड कर दी गई। 1 अक्टूबर की डेट में ये निकल के आया कि केवल मात्र 25 रुपये की जो फीस आयोग ने कोर्ट में भरनी थी वो ना भरने के कारण अगली डेट दे दी गई। नेक्स्ट हियरिंग जो है हाई कोर्ट की 31 अक्टूबर की मिली। 31 अक्टूबर से सभी सीईटी अभ्यर्थियों को, क्योंकि प्रक्रिया पे स्टे था, फर्दर प्रक्रिया जो 61 ग्रुप की मेंस की प्रक्रिया, मेंस के एग्ज़ाम की प्रक्रिया रुकी हुई थी, और 2 ग्रुप का जिनका पेपर हो चुका था उनके परिणाम की पे भी स्टे था, उसमें भी कुछ बहस नहीं हुई। अब सरकार लगातार सुनवाइयों में ना तो बहस कर रही है, ना हमारी प्रॉपर पैरवी हो रही है। हमने हर तरीके से अपनी आवाज़ को सरकार के हर पटल पर रखने की कोशिश करी। 31 अक्टूबर से पहले हमने 27 अक्टूबर को हमने एक ट्विटर अभियान चलाया, जिसमें HSSC ग्रुप सी कंप्लीट भर्ती का हैशटैग हमने लगातार ट्रेंडिंग में रखा, और सरकार को अल्टीमेटम देने की कोशिश करी कि नेक्स्ट हियरिंग जो 31 अक्टूबर की है उसमें हमारी पैरवी अच्छे से हो, और जो कोर्ट की जो भर्ती की प्रक्रिया कोर्ट में स्टे के द्वारा अटकी हुई है उसको जल्द से जल्द बाहर लाके और प्रक्रिया समाप्त करके हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए। लेकिन 31 अक्टूबर को भी हमारी पैरवी बिल्कुल नहीं हुई, ना कोई बहस हुई, और नेक्स्ट डेट 19 दिसंबर दे दी गई। उसके बाद में हम हताश और निराश होकर 7 नवंबर को हमने अनिश्चितकालीन धरना सेक्टर 5 धरना स्थल पंचकुला में परमिशन के द्वारा हम वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अब लगातार प्रशासन की मध्यस्थता के द्वारा हमारा डेलीगेशन सरकार के विभिन्न पटलों पर अपना मांग पत्र पहुंचा रहा है, अपनी मांगे पहुंचा रहा है, लेकिन वहाँ से केवल मौखिक आश्वासन हमें मिल रहे हैं। हमारे को आश्वासन दिया गया था 17 नवंबर को कि ग्रुप डी का रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा नवंबर के महीने में, और जो 9 ग्रुप की परमिशन है टेक्निकल की, जिसमें कोर्ट के द्वारा 4 गुना की जो पॉलिसी रूल रेगुलेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी परमिशन हम
ले लेंगे 19 दिसंबर से पहले, और दिसंबर के महीने के शुरुआती हफ्ते में ही उनकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज 16 दिसंबर की तारीख है, आज तक ना तो ग्रुप डी का रिजल्ट आया है और ना ही नौ ग्रुपों की परमिशन की कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। हमारा डेलीगेशन लगातार प्रशासन की मध्यस्थता के द्वारा चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय खुल्लर साहब, ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमा शंकर जी, हरियाणा एजी हरियाणा महाजन जी, इनसे बार बार मीटिंगों में हम अपनी मांगों को और जो हमारी जो मांग पत्र है उनको सौंपते रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कोई भी ग्राउंड पे उस पे एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार बिल्कुल भी हमारी पैरवी नहीं कर रही है। हमारी अंत में यही मांगे हैं। कल भी हमने एक बड़ी गैदरिंग के थ्रू सरकार को अपनी मांगों के प्रति ध्यानाकर्षण करने के लिए सीएम विधानसभा की ओर रुख किया था, क्योंकि हम संवाद का रास्ता अपनाना चाहते हैं। सीएम साहब हम पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो हमने फैसला किया था कि हम सीएम साहब के पास चले जाते हैं और हमने विधानसभा की ओर रुख किया। लेकिन प्रशासन ने हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके आवारा पशुओं की तरह हमें बसों में भर के 60-70 किलोमीटर दूर ले जाके रोड पे उतार दिया। हमारे साथ महिलाएं और लड़कियां भी थी जो रात 7 बजे तक काफ़ी देर तक सड़कों पे घूमती रही। उनका ना किसी को सेफ्टी का ख्याल आया ना कोई और। प्रशासन बड़ी बेरुखी से हमें 60-70 किलोमीटर दूर उतार दिया और पीछे से हमने जो अस्थायी टेंट वहाँ पे धरना स्थल पे लगाया था उसको भी अव्यवस्थित कर दिया, तहस नहस कर दिया, ताकि ये धरना वहाँ से हटाया जा सके। इसकी परमिशन ये है, जिसकी परमिशन धरना स्थल पे बैठने की हमने 3 नवंबर को ही ले ली थी। 7 नवंबर से क्योंकि हमने धरना स्टार्ट करना था, हम लीगली तौर पे वहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि वो धरना डेडिकेटेड धरना स्थल है, वहाँ पे बिना परमिशन के भी कोई भी धरना दे सकता है, लेकिन फिर भी हमने कानूनी रास्ता अपनाया और परमिशन लेके हम वहाँ पे बैठे थे। उसके बावजूद भी प्रशासन ने हमारे साथ में ये रवैया अपनाया। अब हमारी सरकार से यही मांग है कि जो आगामी 19 दिसंबर की जो डेट है उसमें हमारी जोरदार तरीके से पैरवी करी जाए और जो लटकी हुई भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कोर्ट से बाहर निकाल के प्रक्रिया को समाप्त करके हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कर दी जाए। सरकार ने और आयोग ने हमसे बार बार ये वादा किया था कि 31 दिसंबर तक हम जो 60,000 की भर्ती प्रक्रिया हमने स्टार्ट की है वो 31 दिसंबर तक हम पूरी कर देंगे, जिसकी कटिंग मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लेकिन हम 16 दिसंबर को आज बात कर रहे हैं, मात्र 14 दिन रह गए हैं, लेकिन ग्रुप सी की मेंस की एग्ज़ाम भी अभी तक कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं। हम तो सरकार के भरोसे, आयोग के भरोसे, जो उन्होंने संकल्प लिया था उसके भरोसे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्या गलती है इसमें? सरकार अपना संकल्प जल्द से जल्द पूरा करे, हमारी यही मांग है, और हमें हमारी मेहनत का फल जल्द से जल्द दे। एक साथी हमारे कुछ बात रखना चाह रहे हैं, 2 मिनट। जी नमस्कार। हो जाएगा। मैं ग्रुप नंबर 22 से यंग एस्पिरेंट हूँ। मैं मोहित जी ने जैसे बताया कि ग्रुप से 31,000 पोस्टों में भी मेरी 9 ग्रुप में से सरकार ने ये दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है, इसके अंदर 9 नवंबर को कटिंग दी थी कि ये जो 9 ग्रुप हैं जिनके अंदर 4 गुना से भी कम बच्चे हैं और जो केस हैं वो भी जो भी नहीं करता इस ग्रुप पे, ये सॉफ्ट कॉर्नर था सरकार का। अगर चाहती तो सरकार इन केसों को पहले करके थोड़ा सा रुक लेके, थोड़ा सा अपना स्टैंड लेके उनको ईजिली माननीय जज साहब के पास से इनकी परमिशन ले लेती। इसके बाद ये दैनिक भास्कर अखबार न्यूज़पेपर में मनोज यादव अधीक्षक अभियंता बिजली निगम रेवाड़ी की स्टेटमेंट है, जिन्होंने 13 सितंबर को बोला था कि निगम के पास 40% से 27 कर्मचारी नहीं है, व्यवस्थाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। जो
बोल रहे थे इसी को बोलेंगे ताकि वो आपने एक्सप्लेन करेंगे जो सेवा दे रहे हैं उनको टीजीटी पोस्ट से प्रॉपर जो वर्कलोड है बढ़ रही है, इसलिए इमरजेंसी विभाग है वो किसी प्रकार की छुट्टी नहीं कर ले पा रहे हैं। इधर आने वाले जो नए एस्पिरेंट है वो तैयार है, देरी इसलिए हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, ये एक तो विभाग में घूम रही है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और हरियाणा सरकार है। किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो ये जाने। जब उनको मैन पावर की जरूरत है, इसलिए जैसा इमरजेंसी विभाग जहाँ वर्कलोड ज्यादा है उनको मैन पावर चाहिए, उनके खुद अधिकारी बोलते हैं। आपने से सबने देखा होगा कि हाँ कैबिनेट प्रॉब्लम है बिजली में और आने वाले नए एस्पिरेंट भी तैयार है। 3 बार पेपर पोस्टपोन कर दिए इन्होंने और उसके बाद भी पेपर कब होगा इसका कोई पता नहीं है। सॉफ्ट कवर भी रखा नहीं है तो 4 गुना भी नहीं है, जो कि इसे रिजल्ट भी नहीं करता, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। विभाग को मैन पावर की जरूरत है, इनको बच्चों की जरूरत है, बच्चे डिजर्विंग है, सीटी क्वालिफाई है, पास है, आगे नहीं पेपर के लिए भी तैयार है, लेकिन उनको यूं ही नहीं पता आपका पेपर कब होगा, कौन देगा इस बात का सवाल का जवाब मेरे का। मैं तो आह्वान करूंगा उनका कि आप मेरी बात को संज्ञान में लें और इन युवाओं का हित चुनें, इनको रोजगार दें। धन्यवाद। हमारी बहन भी बीच में है, काफ़ी बहनें हैं, पर प्रियंका जी हैं, ये अपनी बात रखें। नमस्कार जी, मैं सीईटी अभ्यर्थी हूँ। जैसा कि पहले सीईटी अभ्यर्थियों ने बताया कि जो सीईटी पॉलिसी है वो पिछले 4 साल से लागू हुई है और ये लागू करने का यही मेन मोटो था कि कोई भी जैसे आगे रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कोई भी कैंडिडेट रिपीट ना हो और जल्द से जल्द भर्तियाँ करवाई जाए। सरकार ने हमें बहुत बार यही आश्वासन दिया है कि सीईटी पॉलिसी जब आई थी तब हर बच्चा, हर स्टूडेंट बहुत खुश था कि जैसे ये पॉलिसी आएगी और हमारा मतलब जल्दी से रिक्रूटमेंट का सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द भर्तियाँ क्लियर होंगी। मगर इस पॉलिसी के तहत तो सरकार को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से भी ये पॉलिसी को क्लियर किया जाए। और जैसा भाई ने बताया कि हमारे 9 ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिनमें कोई मतलब 4 गुना कैंडिडेट्स भी नहीं है, पॉलिसी से ही बिल्कुल हटके हैं, सिर्फ 2 और 2.5 गुना सिर्फ कैंडिडेट हैं, मगर उनकी भी सरकार परमिशन नहीं दे रही क्योंकि इसके ऊपर तो मतलब कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। कल को अगर क्लियर भी हो जाता है और वो सीईटी क्वालिफाई वाला मुद्दा तो अब होगा भी नहीं, जैसे 56 साल का तो पेपर भी हो चुका है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि जल्द से जल्द हमारे 9 ग्रुपों की परमिशन दी जाए और जो दूसरे पेपर पहले लिए गए हैं या जो बाकी ग्रुप हैं उनको भी अच्छे से जल्द परमिशन देकर और क्लियर करवाया जाए। और जैसे कि सरकार बार बार यही कहती है, मनोहर खट्टर जी का ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियां हैं, हम सरकार की बेटियां हैं और पढ़ के क्या करेंगे? हम 4-4 साल से 5-5 साल से पीछे से पढ़ के, और देखो जैसे कल धरना स्थल पे भी सबने देखा ही होगा, सबने वीडियोस देखी होगी कि छोटी छोटी बच्चियां भी वहाँ पे थी, लेडीज़ भी थी, कुछ गर्ल्स भी थी और हमें प्रशासन ने ज़बरदस्ती रोड्स पे जाके छोड़ दिया। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो ठीक है कि हमारे साथ सीईटी अभ्यर्थी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सब ने सेफली हमें हमारे सही घर पे या जहाँ भी हम रुके हुए थे वहाँ पे पहुँचाया। पर सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है? हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने पढ़ाई की है। हमारे से अच्छे तो वो महिलाएं हैं, ठीक है, जो 10 पढ़ के या +2 पढ़ के अपने घर संभाल लिया और ठीक है उनका जैसे है। पर एक छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करनी और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को बाहर रह के कोचिंग लेनी और हर चीज़ का एक, जब मैं सीएम साहब से और चेयरमैन साहब से यही कहती हूँ कि आप अपने आप को हमारी जगह एक बार रख के देखें कि आप हमारी जगह होते तो कैसे होता। जैसे आगे चुनाव तो नेक्स्ट ईयर है, अभी से आप तैयारियां कर रहे हो, अगर चुनाव डिले हो तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही हमें लग रहा है। तो जल्द से जल्द हमारे एग्जाम लिए जाए और हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। धन्यवाद। देखिए इनकी, मैं एक लास्ट बात करता हूँ, उसके बाद आपके प्रश्न भी लेंगे। देखिए इनकी बातें आपने सुनी और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मैटर कोर्ट में चल रहा है वो सब जुलियस है, जो मैटर उसके अंदर किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो हम भी समझते हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर अगर सरकार जवाब ना देने के बजाय तारीख पे तारीख ले रही है तो उसका कारण है कि वो भर्ती कहीं ना कहीं डिले हुई है। ये जो साथी बैठे हैं ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई है सरकार कम से कम उसकी पैरवी मजबूती से करे।
सरकार कम से कम जो जवाब देना है वो सरकार 1 तारीख पे जो जो जवाब देना है वो जवाब सबमिट करे। सरकार अगर कोर्ट में जाकर ये कहेगी कि अभी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए आप हमें अगली तारीख दे दीजिए, तो ये तो कोई जायज चीज नहीं है। और एक बात और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, हरियाणा के इतिहास में कल पहली बार किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ उस प्रदेश के बेरोजगारों ने कसम खाई है। पहली बार ऐसा हुआ है। कल हरियाणा के सैकड़ों हजारों बेरोजगारों ने पंचकुला के अंदर, वो वीडियो वायरल हो रहा है ये नौजवान साथियों का, इन्होंने कसम खाई है। इन्होंने कसम क्या खाई है कि खट्टर साहब अगर हमारे लिए सरकारी भर्ती नहीं है तो 2024 में आपकी भी विधानसभा में भर्ती नहीं होने देंगे। इन्होंने ये कसम खाई है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, अगर ये भर्तियां पूरी नहीं होती तो ये सभी हरियाणा के बेरोजगार उस विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री को चुनाव हरवाने का काम करेंगे। ये शपथ हरियाणा के बेरोजगारों ने खाई। ये जितनी भी आपके सामने भर्तियों की बात हुई, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। बिहार के अंदर अभी आपने सुना होगा कि 3 महीने के अंदर बिहार सरकार ने 1,70,000 भर्तियां निकाल के उनको ऑफर लेटर तक दे दिए और उसके बाद नई भर्तियों की एडवर्टीजमेंट निकाल दी। कहने का मतलब है कि अगर सरकार की नीयत और नीति साफ हो, अगर सरकार ये चाहती है कि सरकारी रोजगार हरियाणा के नौजवानों को दिए जाएं, तो सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये भर्तियां पूरी करवाना। कहीं ना कहीं ये जो एक HKRN की ठेकेदारी हरियाणा सरकार ने उठा रखी है अपने सिर के ऊपर, सरकार कहीं ना कहीं ये सरकारी भर्तियां रोककर ये कौशल रोजगार निगम का जो ठेका मनोहरलाल खट्टर जी ने अपने पटे में चढ़ा रखा है, सरकार उसके माध्यम से बैकडोर एंट्री करना चाहती है। हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ये भर्तियां 60,000 जो आपने संकल्प लिया है, आप ये 60,000 नौकरियों का संकल्प पूरा करें। इसीलिए इन सभी अभ्यर्थियों ने एक फैसला और लिया है कि हरियाणा का विधानसभा का सत्र सोमवार को शुरू होगा और जिस प्रकार से मैंने आपको वीडियो सुनाई कि भोपाल सिंह खादरी और खट्टर साहब ने खुद ने यह संकल्प लिया है कि हम दिसंबर 31 तक ये भर्तियां पूरी करेंगे, तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है, इन सभी साथियों ने ये फैसला लिया है कि सोमवार को सुबह प्रत्येक भाजपा के, जजपा के विधायक को हम लोग एक पत्र सौंपेंगे और उसमें, उस पत्र में बकायदा लिखा होगा कि आप कृपा करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को उनका संकल्प याद दिलाएं। ये संकल्प पत्र हम तैयार करके सोमवार को सेशन शुरू होने से पहले हरियाणा के प्रत्येक भाजपा, जजपा के MLAs को जो है हम ये संकल्प पत्र देंगे। और हमारी फिर से सरकार से ये मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से इन अभ्यर्थियों के ऊपर थोड़ा अपना ध्यान आकर्षण करे और इनकी भर्तियां जल्द से जल्द कोर्ट से बाहर निकलवाकर पूरी की जाए। आप कोई सवाल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो भर्तियां नहीं हो रही है, विधानसभा जाना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आ गए, कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक तो सेशन में थे, किसी एक ने भी मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, मुद्दा उठाते जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से विपक्ष के नाते कांग्रेस का मुद्दा उठाती तो क्या इनको बाहर सड़क पर इस तरीके से? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर बकायदा कांग्रेस विधायकों ने कॉल अटेंशन मोशन भी लगाया है। अब वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो आप स्पीकर से पूछ सकते हैं, मेरी पूरी बात सुनिए। और रही बात विधायकों की बात उठाने की, तो 2 दिन का सेशन बाकी है, 18 और 19 का सेशन बाकी है। कांग्रेस पार्टी शुरू से पक्षधर रही है कि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे सड़कों पर लड़ने की बात हो और चाहे विधानसभा के अंदर लड़ने की बात हो। ये नौजवान आज हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस वालों को भी देंगे, सभी विधायकों को देंगे। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को जगाया जाए,
हम चाहते हैं कि प्रत्येक एमएलए मुख्यमंत्री को वो दे संकल्प पत्र कि जी हरियाणा के नौजवान चाहते हैं कि आप अपना संकल्प याद करो कि आपने एक संकल्प लिया था कि 31 दिसंबर तक आप सारी भर्तियां पूरी करेंगे। हम सभी विधायकों को देंगे, इंडिपेंडेंट एमएलए को भी देंगे, सभी विधायकों को देंगे, सभी विधायकों को हम वो संकल्प पत्र देंगे। इसके साथ ही वो ये भर्ती अटकी हुई है, जो टीजीटी की भर्ती अटकी हुई है, मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ गिरोह काम कर रहे हैं हरियाणा में जो हाईकोर्ट चले जाते हैं और वहां जाकर किसी भी तरह से याचिका लगाते हैं, उसके बाद पूरी प्रोसेस के ऊपर स्टे हो जाती है या पूरा प्रोसेस रुक जाता है। उनका ये सीधा सीधा आरोप था कि कुछ लोग हैं जो एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं, वो चाहते नहीं कि हरियाणा में कोई भर्ती सिरे चढ़े, क्योंकि अगर भर्ती सिरे चढ़ेगी तो श्रेय सरकार को मिलेगा, कमीशन को मिलेगा। ऐसे में उस भर्ती को सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते। तो क्या इन जो आपके साथ बैठे इनके पास ऐसा कोई आम जानकारी हो कि ऐसा कोई गिरोह है क्या, या कहाँ कमी है कि कोर्ट के अंदर पैरवी नहीं, कोर्ट में भर्ती तो जाती क्यों है, और जाती है तो कोई वाकई में कोई गिरोह काम कर रहा है जो हर भर्ती कोर्ट में चली गई, 60,000 पद भरे जाने हैं, 60 के 60,000 कोर्ट में अटके हुए हैं, तो कारण क्या है इसका? कोई विशेष कारण है? आपके साथ ही साथी बैठे हैं रावत साहब, ये बता सकते हैं कोई विशेष? मैं एक मिनट का जवाब दूंगा। पहली बात तो जो आपने एक सवाल पूछा कि 60 की 60,000 भर्तियां, कई ऐसी भर्तियां जो कोर्ट में लटकी हुई। आप भी बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और शायद जो ये पॉलिसी बनाते हैं वो भी बड़े एक एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक फील्ड में बड़े क्वालिफाइड लोग होंगे। कहीं ना कहीं पॉलिसी के अंदर ऐसा लूप होल होता है कि जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट वैसे तो किसी का केस एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई खामी है, अगर माननीय उच्च न्यायालय को लगता है कि इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, तभी वो केस एक्सेप्ट होता है। और रही गिरोह की बात, मुख्यमंत्री जी के पास तो सारे तंत्र मंत्र हैं। मुख्यमंत्री जी आज इस समय सर्वोसर्वा है। अगर इस समय इस टाइप का कोई गिरोह काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। कोई व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी के पास पुलिस प्रशासन है, सारी एजेंसीज हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। बाकी रही इन साथियों से, ये अब इस बात का आपकी का जवाब देंगे। चलो कर दिया तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जिन भी कैंडिडेट से कोर्ट केस किया है उनकी सीटें होल्ड करके हमारा रिजल्ट दे दें। उनकी वजह से जो 7471 परिवार वो क्यों पीड़ित है? 7471 परिवार की बात नहीं, मल्टीप्लाई 10 कर लो, 70,000 परिवार पीड़ित है, इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपको बता नहीं सकते। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बताता हूं कि ये जो टीजीटी के ऊपर, सीटी के नहीं, टीजीटी के ऊपर जो कोर्ट के अंदर मैटर है, वो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक्सपीरियंस के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं। तो जो अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूलों में जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो कोई गिरोह तो नहीं है। या तो मुख्यमंत्री ये बताएं कि वो एक गिरोह है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक अगर गिरोह हैं तो मुख्यमंत्री सामने आके जवाब दें। 18 व्यक्ति हैं उसके अंदर, 18 के करीब। उस केस के अंदर जिन लोगों ने वो नहीं, मैं एक एक करके आ जाता हूं, मैं एक एक के लिए आ जाता हूं। पहले टीजीटी पे आ जाते हैं, फिर सीटी पे आ जाएंगे, एक एक करके आ जाएंगे। कोर्ट के अंदर जब कोई मामला जाता है तो किसी ना किसी के नाम से जाता है। आप उस व्यक्ति का डाटा खंगालिए। 18 व्यक्तियों ने टीजीटी का केस कर रखा है, मान लो 20-30 ने सीटी पे कर रखा है केस, आप खंगालिए वो व्यक्तियों का डाटा, आप उनका बैकग्राउंड खंगालिए। अगर इस टाइप के कोई लोग हैं तो हम उनके पक्षधर, थोड़ा हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि भर्तियां पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से जल्द पूरी होनी चाहिए ताकि सभी को समय पर रोजगार मिले। ये हमारी मांग है। बिल्कुल, जो कानूनी मदद इन साथियों को हम पार्टी स्तर पे जो इनकी मांग रहेगी उसको पूरी मजबूती से, कानूनी तरीके से भी, सड़कों पर भी और विधानसभा के अंदर भी हम पूरी प्रयास करेंगे कि इन भर्तियों के ऊपर सरकार को जगाने के लिए
सोए हुए मनोहर लाल खट्टर जी को जगाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इनकी हर संभव मदद जो है हम अपनी पार्टी स्तर पर करें। देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैंने भी सुबह एडवर्टीजमेंट देखा तो मुझे लगा शायद किसी व्यक्ति ने वैसे ही मजाक कर दिया है, पर जब पता लगा कि इजराइल के अंदर और दुबई के अंदर HKRN के माध्यम से भर्तियां होंगी, तो ये हरियाणा सरकार हरियाणा की है कि दुबई की है कि इजराइल की, ये सवाल मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि HKRN की पॉलिसी जो सरकार लाई है, इस पॉलिसी को लाने में सरकार की एक बड़ी गहरी मंशा है। जितनी भी भर्तियां सरकार ने इस पॉलिसी के माध्यम से करी है, सरकार कहीं ना कहीं पक्की भर्तियों को ना करके और HKRN के माध्यम से भर्तियां करना चाहती हैं, बैकडोर से एंट्रीज करना चाहती हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इन भर्तियों को लटकाने का जो मुख्य कारण है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये HKRN की भर्ती की बू आती है कि सरकार चाहती है कि इन भर्तियों को रोककर और TGT जैसे जो अध्यापक हैं उनको भी सरकार HKRN के माध्यम से करना चाहती है। बड़ी हैरानजनक बात एक और है, 3 दिन पहले एक खबर लगी, उसका नोटिस तो खैर नहीं आया, कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी ये सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे HKRN के माध्यम से भर्ती करना चाहती है। मैंने 17 कागजों की पॉलिसी पढ़ी है HKRN की। 2022 में वो पॉलिसी आई और 2023 में उसकी अमेंडमेंट आई। 3 लेवल हैं उसके अंदर जो सरकार भर्ती कर सकती है। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती HKRN के माध्यम से तो हो ही